वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपकी एडुकेटर प्रतिमा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने न्यू सेशन में। सो टुडे इज क्लास नंबर 20 और ये आपकी आज ये हमारी जो पूरी सीरीज़ हमारी CSAT की चल रही है, इसका ये लास्ट सेशन रहने वाला है, जिसमें मैंने आपको इस पूरी सीरीज़ में मैंने आपको CSAT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए। ये क्वेश्चन आपके CSAT के लिए तो हेल्पफुल है ही, आपके RO, ARO, BEO, साथ ही साथ मैं आपको बताऊं आपके जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें जहां पर भी CSAT आता है, चाहे वो उत्तराखंड की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, उड़ीसा की बात कर लें, कहीं की भी हम हरियाणा की बात कर लें, जहां पर भी CSAT आपका पूछा जाता है वहां पर ये सभी क्वेश्चंस आपके हेल्प करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है ना। मैंने आपको साथ साथ ट्रिक्स भी बताई हैं। तो ये हमारा अब आज पूरी सीरीज का लास्ट लेसन है। तो शुरुआत करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए होटल को इन्होंने लिखा है 12। आपसे पूछा है कि फिल्म को क्या लिखेंगे, तो समझो। देखो बच्चे, होटल अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू की बात करूं तो H8, ठीक है, O15, T20, E5 और L आपका 12 हो गया। इन सबको ऐड करने पे आंसर हमारा 60 आता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। अब इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ पर कितना मिलता है? 12 मिलता है। यहाँ पर इसीलिए 12 लिखा है। अब आपको बोला गया है कि फिल्म के लिए क्या होगा, तो फिल्म में सभी लेटर्स की अगर मैं यहाँ पर सबकी प्लेस वैल्यू देखूं तो F6, I9, L12 और M हो गया आपका 13। ठीक, तो 13 और 13 26 और 5 31 और 9 40। राइट। अब नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? यहाँ पे 4 हैं, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट कहता है इफ 25 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर अरेंज्ड बिलो। देखो, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 25 दे रखे हैं और ये कहता है इफ ऑल द लेटर्स वर टू बी अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, अगर हम सभी को अल्फाबेटिकली अरेंज करें, तो अल्फाबेटिकली अरेंज करने का मतलब ये है कि A B C D E F, A से लेकर Z तक जैसे अरेंजमेंट होता है वैसे अगर हम करें तो किस लेटर की प्लेस वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। प्लेस वैल्यू का मेरा मतलब यहाँ पर है कि जो लेटर जहां पे लिखा हुआ है वो वहीं पे लिखा रहेगा। ऐसा कौन सा लेटर है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करें A, तो A यहाँ लिखा है लेकिन A आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी कि A की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। ठीक है ना। वैसे ही A के बाद B यहाँ पे, C, D और E। राइट। अब यहाँ पे देखो F नहीं लिखा है, F के बाद सीधा G है, तो G लिखो यहाँ पे, G H I J फिर K। राइट। यहां तक भी कोई लेटर ऐसा नहीं है जो जहां पे लिखा वहीं पे रखा है, नहीं ना, K। इसके बाद L M N O P फिर Q R S T U V W। राइट। X Y और ये Z, यानी कि W की जगह पे W आ गया है। सिर्फ W है जो अपनी जगह पे ही है, जहां पे था वहीं पर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? W, ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आ गया। क्लियर? आगे देखें। नेक्स्ट लेटर और नंबर दोनों हैं इसमें, नंबर लेटर सीरीज है ये। ठीक है, इसमें क्या करना है? नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट पद जो है वो क्या आएगा? देखिए बच्चे, पहले Z से देखो, ये Z है, Z की वैल्यू कितनी होती है? 26। यहाँ पर X आया 24, V है 22, T 20 है
R 18, ठीक है, P आपका 16। तो यहाँ पे देखिए Z से X में गए, यानी कि 26 से 24 में, 24 से 22 में, फिर 20 में, फिर 18 में, फिर 16 में। तो 2 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 का गैप आएगा, तो ये आ जाएगा 14, और 14 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? n की। यानी कि ये जो पद यहाँ पर आएगा उसकी शुरुआत आपकी n से होगी। अब n से शुरू होगी ये पता चल गया हमें, तो ऑप्शन नंबर C और D मेरा यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद A1 B4 राइट, G7 J10 M13 P आपका 16। यहाँ पे 1 से 4 में जाने के लिए 3 का गैप है, 4 से 7 में जाने के लिए भी 3 का गैप है, 7 से 10 में जाने के लिए भी 3 का गैप है, 10 से 13, 13 से 16, इन सब में 3 का गैप है। तो 16 से 3 आगे बढ़ेंगे तो 19 आएगा, और 19 वैल्यू किसकी होती है? S की, यानी कि यहाँ पर S आएगा। अब NS वाला केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर A है तो ऑप्शन नंबर A पे टिक लगाओ, आपका आंसर आ गया। लेकिन बहुत से बच्चों के मन में ये भी होगा डाउट कि मैम बीच वाला नंबर कैसे आएगा। बहुत से बच्चों के मन में तो ये भी होगा कि मैम बीच वाले नंबर को हम कैसे लेंगे। तो बीच वाले नंबर को कैसे लेंगे, अब ये समझ लो। देखो, पहले नंबर क्या दिया गया है? 1, उसके बाद नंबर क्या है? 2, उसके बाद क्या है? 6, फिर क्या है? 21, उसके बाद क्या है? 88, फिर क्या है? 445। तो अगले में क्या आएगा, यही तो पता करना है। तो एक में देखो बच्चे, एक में 1 का मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया तो 2 मिलेगा। 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 अगर मैंने ऐड किया तो 4 मिलेगा, तो सॉरी 6 मिलेगा यहाँ पे। ठीक, 6 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगी, 6 3 18, और 3 अगर मैं ऐड कर दूंगी तो 21 मिलेगा। उसी तरीके से 21 में 21 में 4 का मल्टीप्लाई किया और 4 अगर ऐड कर दिया तो 88 मिलेगा। उसी तरीके से 88 में 5 का मल्टीप्लाई किया और 5 ही ऐड कर दिया तो 445 मुझे मिल गया। तो अगले में मुझे क्या करना है? 445 आया, 6 का मल्टीप्लाई करना है और 6 ही ऐड करना है, तो आ गया इसमें 2676, यही आएगा 2676। तो इस तरीके से आपका बीच वाला नंबर यहां पर आया है। समझ में आया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा अक्षर G और Q के बिल्कुल मध्य में है? ये G है, ये Q है। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगी आपको। एक हमारा जो बेसिक ट्रेडिशनल मेथड है और एक जो हमारा स्मार्ट ट्रिक है। पहले बेसिक मेथड देखो। G यहाँ पे देखो बच्चे कि ये Q है, ठीक है। तो G से Q में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर बीच में क्या आता है? H I J K L M N O P और फिर आता है Q। आपको बोला है इनके बिल्कुल मध्य में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। यानी कि 5 इस तरफ होंगे, 5 इस तरफ होंगे, बीच वाले को लेना है। तो 5 वाला कौन सा है? 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 खत्म है, उसका अगला लेना है तो L, यानी कि इनके बिल्कुल मध्य में कौन सा है? L। तो ये तो एक हो गया बेसिक मेथड जिसे आपको नहीं करना, क्योंकि इसमें समय बर्बाद होगा और हमें समय को बचाना है। आपको क्या करना है? G और Q, इसके बीच का पता करना है ना। G की वैल्यू कितनी होती है? 7, Q की वैल्यू कितनी होती है? 17। इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा बताइए? इनके बीच में कितने आएंगे? 10 ऐड करने पे तो 17 आ रहा है, लेकिन हमें 17 नहीं चाहिए, उसका बीच का चाहिए ना। तो बीच में तो 9 है, यानी कि बीच में कितने हैं? 9, राइट। अब 9 जब हम लेते हैं तो उसका मिडिल पॉइंट क्या होता है? जब 9 हम लेते हैं तो उसका मिडिल पॉइंट क्या होता है? जिसके 4 इस तरफ हो, 4 इस तरफ हो और बीच वाले को लेंगे ना, है ना। तो यानी कि पांचवा इसका मिडिल पॉइंट होता है, और एक ये यहां पर हो गया,
ये है, इसके बाद 5वां, यानी कि अब 7 और 5 कितना होता है 12, और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एल की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ गया, एल आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ये बात समझ में आई सबको? क्लियर है कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आपसे ये जो क्वेश्चन है ये ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको रैंक बतानी है, कौन कितना बड़ा कौन कितना छोटा है, उस टाइप से। कहता है राधा जो है वो सुनीता से कम आयु की है, ठीक है, यानी कि सुनीता बड़ी है और राधा जो है वो छोटी है, ठीक। किंतु रीता से बड़ी है, रीता से राधा क्या है, बड़ी है। रीता गीता से ज्येष्ठ है, रीता जो है वो गीता से बड़ी है। श्याम रीता से बड़ा है, यानी कि श्याम इधर होगा, यहाँ बीच में, क्योंकि राधा से वो छोटा है। तो सबसे कम आयु का कौन है, सबसे कम आयु की कौन है, गीता दीदी है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका डाइस का क्वेश्चन है। आपके सामने ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस को जब हम क्लोज करते हैं तो किस तरह से हम उसे सॉल्व करते हैं, ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। ओपन डाइस में भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये जो टाइप है इसमें आपको एक साथ 4 लेटर या 4 नंबर आपको एक साथ दिखते हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, ऑल्टरनेट लेना होता है। ऑल्टरनेट कैसे लेंगे, ऑल्टरनेट वो समझो। देखो F के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, B, यानी कि F है, इसके ऑपोजिट में B, इधर E के ऑपोजिट में C, और यहाँ पर क्या बच गया A, और यहाँ पर क्या बच गया D। तो A के ऑपोजिट में क्या आ गया, D आ गया। इस तरीके से हम ओपन डाइस में ऐसे फिगर्स का ऑपोजिट पेयर्स निकालते हैं, ठीक। अब ऑपोजिट पेयर निकल चुके हैं तो आपको एक बात समझनी होगी कि जब भी हमारे क्वेश्चन में 2 नंबर, 2 लेटर या कोई भी 2 साइन एक दूसरे के जब ऑपोजिट में होते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम क्लोज डाइस में उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो कभी भी ऑपोजिट पेयर्स सामने की तरफ विजिबल नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे बच्चे F और B हमको सामने की तरफ दिख रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है ये इधर इतना क्लियर ना दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये दिख रहा होगा आई होप। ठीक है, तो F और B हमको क्या है यहाँ पर ऑपोजिट की तरफ विजिबल हो रहे हैं। अब जब ये ऑपोजिट विजिबल तो नहीं हो सकते सामने की तरफ। अगर आपके पीछे कोई लड़का बैठा है यानी कि वो बिल्कुल आपके ऑपोजिट में है ना, तो वो क्या, जब मैं सामने से देखूंगी तो वो मुझे दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो F और B जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये यहाँ पर हमको सामने की तरफ विजिबल नहीं होंगे, यानी कि ये गलत है। इसके बाद F, E और D है। अब बच्चे F, E और D तीनों ही अलग अलग हैं, कोई किसी के ऑपोजिट नहीं है, तो ये वाला ठीक है। नेक्स्ट में देखिए तो B, E, C है। अब बच्चे E और C जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो जो 2 ऑपोजिट में है वो सामने की तरफ तो हमको विजिबल नहीं होंगे, यानी कि ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट में है D, E, A। अब A और D एक दूसरे के ऑपोजिट में है, यहाँ पर ये हमको सामने दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर B होगा। अभी तो कर लोगे, अभी तो आसान लग रहा होगा ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। तो इसमें देखिए, इसमें आपको त्रिभुज फाइंड करने हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पर कितने होंगे। तो ये आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। ये अभी ठीक है, बड़ा कर दिया मैंने, है ना, अब फिक्स हो गया है। अब आप आराम से कर लोगे इसे। देखो, तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता करने हैं आपको। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 का डबल 8 हो जाएगा, 8 हो गया। इसके बाद इस वाले पे आओ, ये जो इधर वाला है,
इसमें आप देखो बच्चे, ये आपके सामने जो दे रखा है, इसमें हम अगर कैसे, पहले अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को ले लूं तो देखो 3 आपके यहाँ पे हो गए। फिर अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को ले लूं तो 3 आपके ये हो गए, और अगर इस वाले को ले लूं तो 3 आपके यहाँ हो गए। तो 3 और 3 6, 3 9, 9 आपके ये हो गए, राइट। इसके बाद आप देखो कि हमने क्या किया था, अलग अलग ले लिए, लेकिन ये एक पूरा, ठीक, उसके बाद ये एक पूरा, राइट, 2 हो गए। फिर हमने एक ये पूरा और एक ये पूरा, ठीक है, 2 ये हो गए, और एक आपका कंप्लीट, वो तो लिया ही नहीं अभी तक। तो ये अब जो हमने इस साइड के हमारे रह गए हैं, ये होगा 1 और एक इधर ये भी तो है 2। तो ये कितने हो गए, 2 तो 4 तो 6, 9 और 1 10 और 6 16, 16 हो गए। और ये 8 है, तो 16 प्लस 8 कितने हो गए, 24। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया, ऐसे करेंगे इसको। आगे देखिए, कहता है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यदि कैश को ECUJ लिखा जाता है तो बैंक को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए CASH ये है कैश, और इसको लिखने का जो तरीका है वो है ECUJ, ठीक। अब इसके बच्चे यहाँ पे प्लेस वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, A1 S 19 और H होता है आपका 8, ठीक है। जो कोडिंग हुई है उसकी प्लेस वैल्यू देखो E5 C3 U21 J आपका 10। अब 3 से 5 में गए हैं तो 2 ऐड किया है, 1 से 3 में गए हैं तो भी 2 ऐड किया है, 19 से 21 में जाने के लिए भी 2 ऐड किया है, 8 से 10 में जाने के लिए भी 2 इन्होंने ऐड किया है। यानी कि जो आपका यहाँ पे सीरीज जा रही है वो +2 करके है, +2 राइट। अब आपको पूछा है यहाँ पर बैंक के लिए, किसके लिए, बैंक के लिए। तो बैंक में भी आपको क्या करना होगा, +2 करना होगा। तो B में जब मैं +2 करती हूँ तो 4 आता है, यानी कि D। अब D से तो सिर्फ यहाँ पर एक ही स्टार्ट है, DCPM। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया, लेकिन हम बाकी कर लेते हैं। A में 2 जोड़ेंगे तो C आएगा, N में 2 जोड़ूंगी तो 16 आएगा यानी कि P, और K में अगर मैं 2 जोड़ती हूँ तो 13 आता है यानी कि M। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप सबको यहाँ पर ये विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं इसको भी थोड़ा जूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये देखो अभी क्लियर हो गया। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इतना ठीक है बच्चे, इतना ठीक है ना, इसमें आपको भी विजिबल हो रहा है और मुझे भी करने में आसानी रहेगी। कहता है कंसीडर द फिगर, इस फिगर को देखो, द नंबर obtained फ्रॉम subtracting द सम ऑफ नंबर्स इन द ट्रायंगल। देखो सिर्फ ट्रायंगल में हो तो ट्रायंगल में 5 है और 3 है, तो 5 और 3 8। कहता है फ्रॉम द नंबर प्रेजेंट इन ऑल द फिगर्स, और एक ऐसा नंबर जो सारे फिगर्स में प्रेजेंट है, यानी कि सारे फिगर्स कौन कौन से, जो आपके ट्रायंगल में भी प्रेजेंट हो, आपका सर्कल में प्रेजेंट हो और आपका रेक्टेंगल में प्रेजेंट हो। तो ऐसा नंबर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, 4 है, सिर्फ 4 है ना यहाँ पे, और तो नहीं है कोई नंबर ऐसा। बाकी तो देखो 9 है, वो सर्कल में ही प्रेजेंट है, सिर्फ 4 है, तो 4, ठीक। इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 4 वाले से, यानी कि ऑल द फिगर्स से। तो 4 - 8 करेंगे तो -4 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा आएगा। देखो
इसमें क्या करना है बच्चे, सिंपल है, बी एफ है, ठीक है। मैंने इक्वेशन इसी को बड़ा कर दिया। चलिए देखिए, B2 F6 ठीक है, B2 F6 J10 N14 R18 V22 Z26 D4 8 12। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 2 से 6 में गए तो 4 ऐड किया है, इधर से आ जाती हूँ। 2 से 6 में किए हैं तो 4 ऐड हुआ है, 6 से 10 में जाने के लिए भी 4 ऐड हुआ है, 10 से 14 में गए, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26, फिर वापस से 4 में कैसे आए, क्योंकि 26 होता है Z में जब हम 4 जोड़ते हैं तो A B C D 4 आता है, तो इसलिए D, यानी कि आपको 4 ऐड करना है। तो 12 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 16, और 16 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, P की होती है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, P। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आ गया। क्लियर? नेक्स्ट मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पहला नंबर दिया गया है 7, उसके बाद दिया गया है 15। तो 7 में अगर मैं यहाँ पर देखो 2 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो 7 2 जा 14 और +1 करेंगे तो हमको यहाँ पर 15 मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे 15 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 15 दूनी 30 और 1 करूंगी तो 31 मिलेगा, और ये 31 यहाँ पे लिखा है, मिल रहा है। वैसे ही 31 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल रहा है, 62। 1 जोड़ूंगी तो 63 मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो वैसे ही 63 में भी मल्टीप्लाई 2 करके 1 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर है 127, तो उसमें भी सेम करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 254, 1 ऐड करो तो 255, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे करना है। नेक्स्ट में देखो बच्चे, खाली स्थान भरें, ये भी एक मिसिंग नंबर का ही क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे दिया है 1 2 3 4, ठीक। अब अंदर यहाँ पे, लेकिन इसने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है बाहर के साइड, और आपसे पूछा है कि 5 6 8 तो दे रखा है। बच्चे क्या करेंगे, 5 6 है तो चलो 7 उठाओ, 7 रख दो, लेकिन 7 तो यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब 7 नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा क्या, तो वही तो देखना है। चलिए देखते हैं। देखो 2 से शुरुआत करो, अगर मैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 2 दूनी 4 और 1 हमारा आ जाता है 5, ठीक है। इसके बाद मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगी तो 3 देखेंगे तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 2 का किया है, लेकिन ऐड मैं यहाँ पर 2 करूंगी, 1 के बाद 2, तो 3 दूनी 6 और 2 आ गया 8, यहाँ पे 8 मिल गया हमें। अब बारी आती है 4 की, तो 4 में मल्टीप्लाई तो मुझे 2 का ही करना पड़ेगा, लेकिन ऐड कितना करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8 और 3 11। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अब ये हमने सही किया है नहीं किया है आगे चेक कर लो। तो 4 के बाद आपको 1 लिखा है यहाँ पे, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ ही करेंगे, क्योंकि ऊपर भी सबका मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ है। 2 के साथ करो फिर प्लस करो। अब सब में आपने 1 2 3 ऐड करा, तो नेक्स्ट की बारी किसकी है, 4 की। तो 2 एकम 2 और 4 6, यहाँ पे 6 लिखा है, यानी कि हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे है 7 2, ये सबको विजिबल है ना, 7 2 6 4 0, हाँ ठीक है। देखो 7 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 49 मिलता है, ठीक। 49 में अगर मैं इस 2 को ऐड कर दूं तो मुझे 51 मिलेगा, और वो 51 ही तो लिखा है बीच में। आगे देखो 6 का स्क्वायर करने पे मिलता है 36, और ये 4 अगर मैं ऐड कर दूं तो 36 और 4 होता है 40, बीच में 40 ही लिखा है। उसके बाद 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस, अब मैं कितना ऐड करूं कि मुझे 28 मिल जाए, तो ऑब्वियसली 3 ऐड करना पड़ेगा ना, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट पजल, चलिए इसको देखते हैं। देखो 6 बच्चे ए बी सी डी ई तथा एफ जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं। ए तथा ई जो है वो भाई हैं, ठीक है। अब ए और ई ये दोनों क्या है, भाई, ये दोनों भाई हैं। एफ ई की बहन है तो वो ए की भी बहन ही होगी, ये दोनों भाई हैं तो वो बहन है तो वो दोनों की बहन होगी। कि सी जो है वो ए के चाचा का इकलौता बेटा है, तो ए के चाचा मतलब पापा के भाई, तो पापा के भाई का जो भी बेटा होगा वो कौन है, सी है। बी तथा डी सी के पिता के भाई की बेटियां हैं। अब सी के जो पिता हैं उनके भाई की बेटियां कौन है, बी और डी, तो बी और डी इनकी बेटियां हो गई, यानी कि ये ए ई एफ की भाई बहन है आपस में। तो सी का एफ से क्या रिश्ता है, अब सी का एफ से क्या रिश्ता है, वो उसका चचेरा भाई है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया, ठीक है। आगे देखो, अच्छा ये किसी को देखने में यहाँ पे दिक्कत तो नहीं है ना, हो रहा है ना क्लियर। नेक्स्ट पे नेक्स्ट कहता है उपरोक्त फुटबॉल खेलने वालों में कितने पुरुष खिलाड़ी हैं। अब इसमें खिलाड़ी कितने हैं, देखो 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ ये सभी क्या हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि कौन कौन है यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं पुरुष। ए है, ई है और सी है, 3 ही लोग हैं पुरुष, तो 3। करेक्ट आंसर कितना आ गया, 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए जेड बी वाई सी एक्स। तो बच्चों यहाँ पर आपने कोडिंग डिकोडिंग या फिर जब मैंने आपको एनालॉजी क्लासिफिकेशन ये करवाया था तो उसमें ऑपोजिट वर्ड्स आते हैं, ऑपोजिट पेयर्स आते हैं। जैसे ए का पेयर जेड के साथ, बी का वाई के साथ, इस तरीके से टोटल जो होते हैं 13 पेयर्स होते हैं। सबको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो ए का पेयर जेड के साथ, ए के बाद क्योंकि बी आता है तो बी का पेयर वाई के साथ, बी के बाद सी आता है, सी का पेयर एक्स के साथ। अब यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू, डब्ल्यू का पेयर किसके साथ बनता है, डी के साथ। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये त्रिभुज हो गया। अब इसको ज्ञात करो, ठीक है कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाला त्रिभुज ले लेंगे, दिख तो रहा है ना सबको, ऊपर वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो इस वाले त्रिभुज में कितने हैं, देखो 1 2 3, जितने क्लोज फिगर उतने नंबर लिखने हैं आपको। तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पे भी 6 होंगे, उसी प्रकार यहाँ पर भी 6 होंगे। कोई डाउट है नहीं। ये बीच वाला जो है इसमें सिर्फ 3 होंगे, तो यहाँ पर ये हो गए 3। इसके अलावा और कोई फिगर है, यस एक कंप्लीट है। कंप्लीट कौन सा है, जरा ध्यान से देखो, कंप्लीट है ये वाला, ये तो लिया ही नहीं है अभी पूरा, ये कंप्लीट तो +1। इसके अलावा और कुछ जो कहीं पे बन रहा हो और हमने ना लिया हो, नहीं ना। तो 6 6 6 यानी कि 18 19 20 21 22, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पर कितने हैं, 22 हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये आपका यहाँ पे मिसिंग नंबर या मिसिंग लेटर इसे कह लो। चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है क्या, ई क्यू आई लिखा है, ई ये ई है, क्यू और ये आई है ना, ऐसे लिख लेती हूँ भाई क्योंकि मुझे तो ये देखने में दिक्कत हो रही है। ई क्यू आई, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद 3 2 9 8, 3 2 9 8
7 6 और ये 5 और 4, ये लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है बच्चे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है, सिंपल है। दिखने में लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो 3 और 2 को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है 5, और 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ई की। ठीक है, 5 और 4 को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है 9, और 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आई की। 7 और 6 को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है 13, और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, m की। तो यहाँ पर क्या आएगा, m आएगा। 9 और 8 होता है 17, और 17 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, q की। तो q लिखा हुआ है ना आसान। केवल फिगर थोड़ा इतना धुंधला था कि मुझे उसको वो लिखना पड़ा, बाकी ठीक है। नेक्स्ट में आ गए हम। नेक्स्ट है आपका नंबर लेटर सीरीज, नंबर लेटर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बेसिकली। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है बच्चे, ABC लगातार लिखा है, EFG लगातार लिखा है, IJK लगातार लिखा है। उसके बाद क्या आएगा वो आपको पूछा है। अब देखो बच्चे यहाँ पर एक्चुअल में नंबर पूछा है कि क्या आएगा। अब जैसे ABC तो हो गया, मैं समझ गई कि ABC लिखा है। अब A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू 3। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। तो यहाँ पर देखो 6 लिखा है ना, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो E, F और G, E5, F6, G7। अब यहाँ पे आप देखिए कि 5, 6, 7 हमारी यहाँ पे ये इसकी वैल्यू होती है, राइट। अब बच्चे इसको अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैंने ऊपर किया था A, B, C थी, इनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, वैसे ही E, F, G है, इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 और 7 हो गए 210। अब इसका वैल्यू यहाँ पे 210 आया है, ठीक है ना। अब इसके आगे यहाँ पे 210 ही तो लिखा है ना। यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, IJK, राइट। अब ये जो IJK है उसमें भी आपको सेम करना है, कुछ अलग तो करना नहीं है, वही करना है। जो लॉजिक इन दोनों के बीच में लगा है वही लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है। अब देखो I की वैल्यू आपकी 9 आ गई, राइट। J की वैल्यू 10 आ गई और K की वैल्यू आपकी 11 आ गई, ठीक है ना। अब बच्चे जब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1199 आएगा, 1 0 यहाँ पे लग जाएगा, तो 990 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपके यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। देखो था ना आसान, सिर्फ आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। और देखो बिना प्लेस वैल्यू के आपके जब हम बात करेंगे रीजनिंग की तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन समझ लो कि 80% क्वेश्चन जो है वो प्लेस वैल्यू पे डिपेंड होते हैं, किसी ना किसी वजह से प्लेस वैल्यू पूछ लेगा। जैसे पिछला ही क्वेश्चन में आपको दिखा दूं, ये पिछले क्वेश्चन में भी तो प्लेस वैल्यू थी। अगर पता ना होता कि 3 और 2 5 है और 5 की प्लेस वैल्यू ई है तो कैसे करते। अगर ये पता ना होता कि इन दोनों की वैल्यू 9 जो है वो आई की वैल्यू है तो कैसे करते। तो प्लेस वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, राइट। हो गया ये हो। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सीरीज है 1 0 5 8 17 24 और नेक्स्ट में आपको पूछा है कि क्या आएगा। अब इस सीरीज में देखो क्या करेंगे बच्चे। अगर आप यहाँ पे ये सीरीज जो है ना ये डबल सीरीज है, ऑल्टरनेट सीरीज है। 1 से 5, 5 से 17 और 17 से 24। तो 1 कैसे आएगा देखो, 0 का स्क्वायर तो 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे लेंगे 2 तो 2 दूनी 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 5 मिल गया, राइट। फिर 2 इसमें किया था, 2 आगे बढ़े थे, 2 फिर आगे बढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 हो जाएगा 17। 17 के बाद फिर से 2 इसमें ऐड करेंगे तो 6, यानी कि 6 का स्क्वायर आपको लेना है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 1 जोड़ेंगे तो 37, यानी कि वहां पर क्या आएगा 37 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट पूछता है निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर जो है वो 2009 की तरह होगा। तो सिंपल आपसे ये पूछ रहा है कि कैलेंडर आपका रिपीट कब होगा। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर है 2009 के बारे में बोला गया है। 2009 जो है बच्चे वो आपका एक नॉर्मल ईयर है। अब नॉर्मल ईयर में 2 कैटेगरीज होती हैं। जैसे लीप ईयर तो सिंपल है 28 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन नॉर्मल ईयर में 2 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी ये है कि आपका ये जो कैलेंडर है अगर इससे ठीक पहले आपका कोई लीप ईयर आता है तो ऐसे उसमें कैलेंडर आपका 6 साल बाद रिपीट होगा।
और अगर आपका यहाँ पर इसके पहले भी अगर कोई नॉर्मल ईयर ही है तो ऐसे केस में आपका कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। तो 2009 का जो कैलेंडर है इससे पहले क्या आता है 2008 जो कि एक लीप ईयर है। तो ऐसे केस में 2009 का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि 2015 में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ। अब एचसीएफ बच्चे आपको दे रखा है कितना 25, राइट। एलसीएम के जो फैक्टर्स दे रखे हैं आपको वो कितने दे रखे हैं, एक में 14 और एक दे रखा है 15। अब कहता है संख्याओं का योग। तो सबसे पहले तो आपको नंबर्स पता करने होंगे। तो जब आपके पास ऐसे कंडीशन होती है जहां पे एचसीएफ दे रखा होता है और नंबर्स के एलसीएम के फैक्टर्स दिए होते हैं, उसमें आपका नंबर्स कैसे निकलते हैं। देखो पहला नंबर आपका क्या होगा 25 इंटू में 14। दूसरा नंबर क्या होगा 25 इंटू में 15। क्लियर। अब इन दोनों का आपको क्या चाहिए, योग चाहिए। तो योग कर दो इनका 25 इंटू में 14 प्लस 25 इंटू में 15। तो 25 कॉमन ले लिया, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 15, तो ये आ जाएगा 29। तो 25 में 29 का मल्टीप्लाई करेंगे 725। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था और इस प्रकार मैंने आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और जो यूनिक क्वेश्चंस थे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। हमारी ये सीरीज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये चैप्टर, ये लेक्चर्स कैसे लगे, राइट। और इसके अलावा ये तो मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवाए थे। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है, सीसैट कोर्स को थॉरोली करना है, तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने डिजाइन किया हुआ है और आपको हमारी एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उस कोर्स को लेने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।